हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द रेज इंस्टीट्यूट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर, जो है आपका बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर को समझते हैं। बच्चों, अब हमारा ये जो चैप्टर है, इसकी जो शुरुआत होती है वो पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन से होती है, जहां पर हम लोग को पहले जानना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड। कि पहली चीज तो यहां बताया जा रहा है कि जितने भी मानव हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सभी की अपनी अपनी अलग अलग तरह की इच्छाएं हैं। ठीक है। सो in order to fulfill those need they have to perform some or other activities। और उन्हीं आवश्यकताओं को बच्चों पूरा करने के लिए वो जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी न किसी तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक। ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और उन्हीं एक्टिविटीज को बच्चों हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्लासिफाई करते हैं। तो मतलब अभी यहां पर आपको ये बताया गया कि जो ह्यूमन बीइंग होता है बच्चों, उसकी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन वांट्स को पूरा करने के लिए, उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो किसी ना किसी तरीके की एक्टिविटी को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, अभी इतना समझा। फिर बता रहा है कि ये जो एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग करता है वो दो तरह की होती है, उसे हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक एक करके हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को। जो लिखा है वो तो लिखा ही है, उसको हम लोग समझ पढ़ ही लेंगे, पहले समझते हैं। ठीक है। समझने के लिए पहली चीज तो मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे अभी कुछ सवालों का मैं आपसे जवाब पूछूंगा, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या चीजें हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले तो समझ लो होता क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करने के बाद आपको क्या अर्न होती है, इनकम अर्न होती है। ठीक है, क्या अर्न होती है, इनकम। जैसे यहां लिखा है दूज एक्टिविटीज whose objective is to earn money and to create wealth। कि ऐसी एक्टिविटी जिसका केवल और केवल मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव जो होता है मनी, यानी पैसा अर्न करना होता है, इनकम जनरेट करना होता है, वो बच्चों क्या कहलाती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। वहीं पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, दूज एक्टिविटीज whose aim is not to earn money। यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है, बट टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। फॉर एग्जाम्पल लव, सिंपैथी, ठीक है, पेट्रियोटिज्म, अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, अ टीचर ट्रेनिंग हिज डॉटर एट होम। अब यहां पर जो लिखा था मैंने बता दिया आपको क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्न मनी यानी पैसा कमाना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सोसाइटी को सेटिस्फाई करना हो गया, ठीक है, किसी की इमोशनल नीड्स को फुलफिल करना हो गया। ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। मैं आपको पढ़ाने के बदले, मान लो मैं किसी क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ाने के बदले मुझे बच्चे क्या पेमेंट करते हैं, फीस पेमेंट करते हैं। मैं किसी वेलफेयर के लिए तो पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं किसी वेलफेयर मोटिव से तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उन बच्चों से फीस चार्ज करता हूं और वो बच्चे मुझसे पढ़ने के बदले में मुझे क्या प्रोवाइड करते हैं, फीस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी कहलाएगी बच्चों, कैसी एक्टिविटी कहलाएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। यानी वो सारी एक्टिविटी जो मनी जिसका ऑब्जेक्टिव होता है अर्न करना, वो सारी एक्टिविटीज आपकी क्या कहलाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। वहीं पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को इस तरीके से समझ सकते हो कि जो लव और अफेक्शन होता है, ठीक है, जो लव और अफेक्शन होता है, अगर आप किसी को प्रेम के कारण यानी कि
लव के कारण कोई काम कर रहे हो, जैसे आप इस तरीके एग्जांपल समझो, आपने अपने छोटे भाई को चॉकलेट दी, क्या दी आपने, अपने छोटे भाई को क्या दी, चॉकलेट दी। क्या आप अपने छोटे भाई को जो चॉकलेट आपने दी है उसके बदले में आप अपने छोटे भाई से कहोगे कि मुझे 10 रुपए दो क्योंकि मैंने तुमको 10 रुपए की चॉकलेट दी है? क्या आप ऐसा कहोगे? नहीं। आपने उसको चॉकलेट क्यों दी? क्योंकि लव के कारण, ठीक है, क्योंकि आपको अपने छोटे भाई से क्या है, प्यार है। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जहां जो एक्टिविटी हम लव और अफेक्शन की वजह से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे अपने आपने अपने भाई को चॉकलेट दी, अब अपने भाई को जब चॉकलेट दी तो उसके बदले में आप उससे पैसे चार्ज नहीं करते हो, क्योंकि लव की वजह से आपने उसको क्या दी है, चॉकलेट गिफ्ट की है, चॉकलेट दी है खाने के लिए। वहीं पर एक और एग्जांपल यहाँ पे बहुत प्यारा दिया हुआ है, यहाँ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। अब जैसे हमारी मम्मी लोग हैं, अब हमारी मम्मी लोगों को क्या कोई सैलरी मिलती है? पापा क्या कोई सैलरी देते हैं या आप कोई सैलरी देते हो उनको? नहीं। लेकिन फिर भी वो हमारे लिए सुबह सुबह उठ करके टिफिन तैयार करती हैं, स्कूल जाते समय। पापा अगर ऑफिस जा रहे हैं तो उनके लिए टिफिन तैयार करती हैं, पूरे घर के लिए खाना बनाती हैं, साफ सफाई, आपके कपड़े धुलना, आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प करना, कोई क्राफ्ट वर्क आपको मिल गया, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल गया स्कूल से, उसमें आपकी हेल्प करना। इन सभी चीजों के बदले में क्या वो आपसे कभी मनी चार्ज करती है, यानी पैसा मांगती है क्या? नहीं मांगती। क्यों? क्योंकि वो लव, ठीक है, वो अफेक्शन की वजह से वो सारे कार्य कर रही है, उनकी वजह से वो सारे काम कर रही है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है बच्चों, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जहां पे काम जो हम कर रहे हैं वो लव और अफेक्शन की वजह से हो रहा है, ना कि पैसे की लालच में या पैसे के लिए, ठीक है, ना कि पैसे के लिए। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल जैसे बच्चों दिया हुआ है, अ टीचर ट्रेनिंग हिज डॉटर एट होम। अब जैसे मान लो मैं अपने परिवार के किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूं, जैसे मान लो मेरा भाई का बच्चा हो गया, ठीक है, मेरे चाचा का लड़का हो गया, मेरा छोटा भाई हो गया। अब मैं अगर उसको पढ़ाऊंगा तो इन रिटर्न में उससे पैसे तो मांगूंगा नहीं, इन रिटर्न में उससे पैसे तो मांगूंगा नहीं, क्योंकि मेरा खुद का भाई है, ठीक है, मेरे परिवार का है। तो वो जो एक्टिविटी मैंने की लव और अफेक्शन की वजह से की कि भाई मेरा भाई है इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ। वहीं पर मेरे क्लासरूम में जो मेरे साथ बच्चे बैठे हुए हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इन रिटर्न में उनसे क्या ले रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ। तो जब मैं दूसरे के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उनसे फीस लूंगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में चला जाएगा। जब मैं अपने घर के बच्चों को पढ़ाऊंगा और मैं कोई फीस नहीं लूंगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज सिंपल इतना ही है, समझ लो कि जिसमें मनी टर्म ना आए और लव और अफेक्शन की वजह से वो एक्टिविटी करो, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहां पर आप क्या करते हो, मेन ऑब्जेक्टिव ही आपका क्या होता है, अर्न मनी, यानी पैसा कमाना। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो अच्छा, एक यहाँ पे एग्जांपल आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी दिया, इसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा है, पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट। भाई जैसे कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, एक इंसान क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है। तो अब देखो, जो इंसान रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है तो हो सकता है घर पे भी बनाता हो, लेकिन जब घर पे बनाएगा तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन रेस्टोरेंट में बना रहा है तो उसको उसके बदले में क्या मिल रही होगी, सैलरी मिल रही होगी। तो ये जो एक्टिविटी कहलाएगी बच्चों, क्या कहलाएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक, तो फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर भाई पेमेंट के लिए काम कर रहा है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। रेस्टोरेंट में बनाने वाला जो शेफ है, जो कुकिंग कर रहा है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके बदले में उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, और कोई टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके बदले में भी उसको फी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। इतना समझ लो कि कोई भी इंसान जो है आपका, ठीक है, वो क्या करता है, किसी भी तरह के वांट्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी करता है, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग वांट्स होती हैं, उन वांट्स को पूरा करना चाहता है, उन वांट्स को पूरा करने के लिए वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करता है। वो जो परफॉर्म्ड एक्टिविटी होती है उसे हम लोगों ने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वो एक्टिविटी होती है जहां पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है,
पैसे अर्न करना, मनी अर्न करना। वहीं पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका मेन मोटिव होता है लव और अफेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन मोटिव अर्निंग मनी नहीं होता है, हम वो काम, वो एक्टिविटी लव और अफेक्शन की वजह से करते हैं। जैसे मम्मी का खाना बनाना, घर पर हमारा ख्याल रखना, किसी टीचर का अपने घर के बच्चे को पढ़ाना, ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कि टीचर का स्कूल में पढ़ाना, किसी कुक का, किसी शेफ का रेस्टोरेंट में खाना पकाना। ठीक है, तो ये थी बेसिक बात बच्चों किसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी की। अब देखो बच्चों, हमें बेसिकली यहां पर अब बात करनी है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। किसकी बात करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की। अच्छा, क्या हर इंसान सेम टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है? क्या हर इंसान जो पैसा अर्न कर रहा है वो क्या सेम टाइप की एक्टिविटी कर रहा है, सेम तरीके से पैसा कमा रहा है? देखो, जो पैसा कमा रहा है सारे लोग तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कर रहे हैं। जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या सेम ही तरीके से सब लोग पैसा कमा रहे हैं, ये मेरा पूछना है। ठीक है, क्या सभी लोग सेम वे से अर्न कर रहे हैं मनी को, सेम एक्टिविटी करके अर्न कर रहे हैं मनी को? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप जब देखते हो तो कुछ वेंडर्स दिख जाएंगे आपको, ठीक है, कुछ आपको प्रोफेशनल्स दिख जाएंगे, ठीक है, कुछ बिजनेसमैन दिख जाएंगे आपको, और सब के सब कमा रहे हैं पैसा। ठीक है, यहां तक कि आपको लेबर तक दिखेगा जो ईंटे बालू वगैरह उठा रहा है, वो भी पैसा कमा रहा है भाई। ठीक है, सब लोग अलग अलग तरीकों से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सब कमा रहे हैं पैसा, इसलिए सबकी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। तो इसी तरीके से जो आप अपने आसपास लोगों को देखते हो, वो लोग बेसिकली तीन तरह के एक्टिविटी को परफॉर्म करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, तीन तरह से पैसा कमाते हैं। या तो वो अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उससे अर्निंग करते हैं, या तो कोई प्रोफेशन फॉलो करते हैं, उससे अर्निंग करते हैं, या किसी जगह पर क्या हो जाते हैं बच्चों, एम्प्लॉय हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू क्या करते हैं, पैसे अर्न करते हैं। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बस परफॉर्मिंग अलग अलग है, लोग परफॉर्म अलग अलग तरीके से कर रहे हैं अपने अपने काम को, जिसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो तरीका अलग है सबका पैसा कमाने का। कुछ बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं लोग, कुछ ह्यूमंस अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं ताकि पैसा है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कुछ लोगों ने प्रोफेशन को फॉलो किया है ताकि उससे पैसा है तो अपनी वांट्स को पूरा कर सके। कुछ लोगों ने कहीं पर एम्प्लॉयमेंट की है जिससे क्या हो, लोगों को क्या मिले, पैसा मिले। ठीक, तो आइए एक एक करके पहले इनको समझते हैं, फिर इनके बीच के डिफरेंस को देखेंगे। पहला जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है बच्चों, क्या है, बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में क्या लिखा है, रेफर्स टू परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहां पर बताया गया है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खरीदना या उसको प्रोड्यूस करना या उस पर्टिकुलर टाइप के गुड्स को क्या करना, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइप के गुड्स को क्या करना, खरीदना या बेचना। ठीक है, या किसी तरह के सर्विस को जनरेट करना, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, अर्निंग प्रॉफिट होगा। ये आपका क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। यानी बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन करना। ठीक है, क्या करना, प्रोडक्शन करना किसी तरह के गुड्स का, किसी तरह के गुड्स को परचेज करना और फिर उसे क्या करना, सेल करना, किसी तरह के सर्विस को प्रोड्यूस करना, उसे सेल करना, और इस सेल के बदले में, ठीक है, इस सेल के बदले में क्या अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। ये क्या कहलाता है आपको बच्चों, बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। अब अगर हम दूसरी बात देखें, दूसरा जो तरीका है क्या है, प्रोफेशंस। ठीक है, प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो इंक्लूड दूस एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। यानी कि ये क्या होता है, प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पर किसकी जरूरत पड़ती है, कि स्पेशल टाइप की नॉलेज की जरूरत पड़ती है, एक स्पेशल टाइप की स्किल की जरूरत पड़ती है इस ऑक्यूपेशन में आने के लिए। जैसे डॉक्टर की बात कर लो, ठीक है, तो उस डॉक्टर के पास क्या होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो डॉक्टर बन सकता है, तभी वो आपको सही दवा दे सकता है। एक प्रोफेशन हो गया। एक टीचर, उस टीचर के पास जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशल टाइप की वो जो नॉलेज होगी, तभी आप किसी भी तरह के प्रोफेशन को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक, तो प्रोफेशन मतलब क्या होता है, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप की नॉलेज या स्किल क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को फॉलो करने के
लिए। डॉक्टर है तो एमबीबीएस होना जरूरी है, टीचर है तो जैसी भी आपकी जैसे बीएड वगैरह हो गया, इस तरह की पर्टिकुलर टाइप की क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस उसके पास होनी चाहिए, स्पेशली उस सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को क्या करने वाला है, पढ़ाने वाला है। तो ये सारी चीजें, ये तब आप क्या करते हो, प्रोफेशन को फॉलो करते हो। ठीक। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, किसी जगह पर क्या करना, जॉब करना, किसी जगह पर क्या करना, जॉब करना। जैसे आप सभी देख रहे हो कि दरेज इंस्टीट्यूट है, ठीक है, क्या है, दरेज इंस्टीट्यूट है। मैं दरेज इंस्टीट्यूट में क्या हूं, एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, दरेज इंस्टीट्यूट में मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूं, यानी दरेज इंस्टीट्यूट में मैं जॉब कर रहा हूं, एक तरह से ऐसे समझो। ठीक, तो ये क्या है, it refers to the occupation in which people work from other, कि जब कोई एक इंसान किसी दूसरे के यहां पर क्या करता है, काम करता है, ठीक है, एंड गेट रिम्यूनरेशन इन रिटर्न, और उस काम के बदले में उसको क्या मिलती है, पैसे मिलते हैं, उस काम के बदले में उसको अर्निंग होती है, तो वो क्या कहलाता है, एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। यानी आप मान लो जैसे कोई एक कपड़े की शॉप है, इस तरीके मोटा मोटा मानो कि मान लो एक कपड़े की शॉप है, उस कपड़े की शॉप पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉय कहलाएंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट है वो। तो यहाँ पर यही होता है कि आप किसी दूसरे के यहाँ पर काम करते हो और उसके बदले में आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक, तो हर इंसान इन्हीं तीनों में से, ठीक है, हर इंसान इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी एक तरीके को फॉलो करता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इनके डिफरेंस को समझेंगे तो और अच्छे से चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए आइए, यहां पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, बेसिस लिखा हुआ है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले यहां पे लिखा है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये अस्तित्व में कैसे आता है, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट, ये अस्तित्व में कैसे आता है, एग्जिस्टेंस कैसे होती है इसकी। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो बिजनेस की बात की जा रही है, तो स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीड। ठीक है, कि कोई अगर लीगल फॉर्मेलिटी जरूरी है, उन लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब ये लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है इसकी अगर हम बात करें तो आपको ये सारी चीजें अपने सेकंड चैप्टर में पता चलेंगी। ठीक है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका सेकंड चैप्टर है, जहां पर हम लोग अलग अलग टाइप के बिजनेस को पढ़ेंगे। ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके से शुरू कर सकते हैं। उसमें आप पढ़ोगे सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें आप पढ़ोगे पार्टनरशिप, ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कंपनी, इस तरीके के अलग अलग फॉर्म्स पढ़ोगे बिजनेस को स्टार्ट करने के। ठीक, तो अब हर टाइप के बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हो, किसी तरह के बिजनेस में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो जिसमें रिक्वायर्ड है उसमें आप लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो, और जिसमें रिक्वायर्ड नहीं है आप उस काम को बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। जैसे अब इस तरीके समझो, अब मुझे पान की दुकान खोलनी है, ठीक है, क्या करनी है, पान की दुकान खोलनी है। अब जब मुझे पान की दुकान खोलनी है तो क्या पान की दुकान खोलने के लिए मुझे किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं। मेरे दिमाग में है यार पान की दुकान खोलनी है, मैं जगह ढूंढूंगा, जगह ढूंढ करके जो भी जरूरी सामान होते हैं पान की दुकान खोलने के लिए वो उसके अंदर भरूंगा और दुकान मेरी शुरू, यानी बिजनेस मेरा शुरू हो गया, कहानी खत्म। ठीक, वहीं पर अगर मैं पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करूं, पार्टनरशिप मतलब जब दो लोग मिलकर के कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, डीड वगैरह बनवानी पड़ती है। ठीक है, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अपने सेकंड चैप्टर में। फिलहाल अभी के लिए इतना समझो कि जहां पे जिस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसे पूरा करके आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो, और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पे बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के भी आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन की अगर हम बात करें, प्रोफेशन अस्तित्व में कैसा आता है, स्टैब्लिश कैसे होता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। कह रहा है कि किसी भी प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बनना पड़ेगा। यानी कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन है जिसे डॉक्टर बनना है तो उसे एमबीबीएस करना पड़ेगा, एमबीबीएस का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए,
एमबीबीएस जो इंस्टीट्यूट कराती होगी उस इंस्टीट्यूट में उसको क्या लेना पड़ेगा, पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, वहां पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने के बाद सर्टिफिकेट वगैरह जरूरी होता है, ठीक है, प्रोफेशन में वो सर्टिफिकेट जरूरी होता है। एम्प्लॉयमेंट की वहीं पर अगर हम बात करें तो स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर इसको आप कब स्टार्ट कर सकते हो, जब आपके पास क्या आ जाए, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए। आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको बताते हैं, और उसके 4 दिन बाद आपके घर में क्या आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर आया उस दिन से आपकी एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई, ठीक। तो एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे बस बेसिकली ये होता है कि सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, जिस दिन उसने आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया उस दिन से आपकी जॉब शुरू। प्रोफेशन में क्या होता है कि आपको एक प्रोफेशनल बॉडी जो होती है, जिस भी टाइप का आप प्रोफेशन फॉलो करने जा रहे हो उससे रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल बॉडी होती है वहां का आपको मेंबर बनना पड़ता है। वहां पे जैसे डॉक्टर का मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस कराने वाला जो भी इंस्टीट्यूट होगा उस इंस्टीट्यूट से जाकर के आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट गेन करना पड़ेगा, देन आप उस प्रोफेशन को क्या कर पाओगे, फॉलो कर पाओगे। वहीं पे हमने बिजनेस की बात की, तो बिजनेस क्या होता है, आप बिजनेस जब मर्जी तब शुरू कर सकते हो, अगर लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है तो लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो कीजिए, बिजनेस शुरू, और अगर नहीं रिक्वायर्ड तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो, कोई वहां पे दिक्कत नहीं। ठीक, आई बात समझ में। अब अगर हम सेकंड बेसिस की बात की जाए तो लिखा है नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पे वर्किंग नेचर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखा हुआ है बिजनेस में प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल, ठीक है। यहाँ पे भाई बिजनेस में ये होता है कि आपको लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, सामान। भाई अब जैसे मैंने पान की दुकान खोल ली तो मैं पान खिलाऊंगा ना लोगों को, ठीक, तो गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पर आपको क्या करना होता है, पब्लिक को, आम जनता को सेल करना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर। अब यहां पर क्या होता है कि जो प्रोफेशन में लोग होते हैं उनके पास क्या होती है, पर्सनलाइज्ड सर्विस होती है। क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करती है किसी स्पेशल टाइप की, ठीक है। जैसे अब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बीमारी से रिलेटेड आपको चीजें बताएगा, अगर आप किसी वकील के पास जाते हो तो आपको किसी तरह का लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो वहां यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली सर्विस प्रोड्यूस होती है, और क्या होती है, इस पर्सनलाइज्ड होती है, यानी जिसकी जैसी समस्या उसका उसके हिसाब से उसको सर्विस दी जाती है, ठीक। यहां पर क्या है, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि जहां पर भी आपने जॉब शुरू की है, जहां पर भी आपने जॉब शुरू की है वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा होगा कि भाई आपको क्या क्या काम करना है, तो बस वही सारे काम आपको करने होंगे उस जगह पर जाकर, ठीक। तो यहाँ पर बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की सेल की जाती है। प्रोफेशन में क्या होता है, किसी तरह की पर्सनलाइज स्पेशल टाइप की आपको क्या दी जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिससे जिस चीज से भी रिलेटेड होती है। जैसे अगर आप कंसल्टेंसी के लिए वकील के पास गए हो तो अगर आपका क्या क्रिमिनल रिलेटेड कोई लीगल फॉर्मेलिटी है, ठीक है, क्रिमिनल्स मतलब जैसे आपने किसी तरीके का कोई ऐसा एक्टिविटी कर दी है जो क्रिमिनल कंडीशन में आ रहा है, तो भाई वो आपको उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी देगा। जमीन से संबंधित कोई विवाद है तो उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी आपको देगा, ठीक। तलाक वगैरह वाला कोई है, डाइवोर्स से रिलेटेड कोई चीज है तो उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी देगा। तो मतलब स्पेशल टाइप की कंसल्टेंसी वहां पर होती है, सर्विस होती है। वहां पर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में साफ साफ ये बताया गया है कि एम्प्लॉयर जो है आपका, जो मालिक है आपको, वो जो काम आपको अलॉट कर देगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो आपको काम दे दिया वो आपको करना पड़ेगा अगर आप जॉब में हो, एम्प्लॉय हो तो, ठीक। ये इसका क्या है, नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, क्या क्वालिफिकेशन नीड होती है बिजनेस, प्रोफेशन और आपके एम्प्लॉयमेंट में, तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, कि बिजनेस शुरू करने के लिए किसी भी तरह के क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। एक इलिटरेट पर्सन भी क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, ठीक। फिर यहां पर बोल रहा है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। कि क्या होता है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप वकील हो तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बार काउंसिल से आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कोर्ट में, ठीक, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, और ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होगा। आपने देखा होगा कभी आप अगर क्या कहते हैं बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में जाइए तो वहां पे इंटर्न्स होते हैं,
जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उन सीनियर डॉक्टर के साथ उनके इंटर्न्स लगे होते हैं साथ में, यानी कि जो पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, पढ़ाई चल रही है उनकी, और साथ में वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, किसके साथ, डॉक्टर के साथ। तो ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्या है, ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है। अब जैसे आपने एलएलबी कर ली, तो एलएलबी करने के बाद तुरंत आप वकील नहीं बन जाओगे, तुरंत आपको केस मिल जाएगा, नहीं, पहले आपको किसी प्रोफेशनल जो भी पहले से वकील है, काफी सालों का जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसके साथ रह करके सीखना पड़ता है काम को, फिर जाकर के एक प्रॉपर वकील आप बन पाते हो। तो यही बात बताई गई, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्या जरूरी है, ट्रेनिंग भी जरूरी है, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, ठीक। ये आपकी बात होगी। तो पहला, बिजनेस में क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, दूसरा क्या है, क्वालिफिकेशन की नीड तो है, और साथ में ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में क्या है, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। आपका जो मालिक है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो जिस तरीके की क्वालिफिकेशन की आपसे डिमांड करेगा, वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। यानी यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिसाइड होती है एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग। जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कुछ बड़े भैया दीदी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के फॉर्म वगैरह फिल करते होंगे। वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का जब बच्चों फॉर्म फिल किया जाता है, तो उसमें एक एलिजिबिलिटी दी रहती है, ठीक है, क्या होती है उसमें, एक एलिजिबिलिटी दी रहती है, जहां पे मेंशन होता है कि किस एलिजिबिलिटी वाले बच्चे इसको भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कभी कभी लिखा होता है उसमें कि भाई 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इस तरीके की आपकी क्या होती है, वहां पर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए उसको, तो उसी के भी पर आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है। अब जैसे मान लो चपरासी की पोस्ट खाली है, अब चपरासी हायर करना है, तो हम ये थोड़ी सोचेंगे कि ग्रेजुएशन किया हुआ है मेरे पास, हम देखेंगे ना 7-8 क्लास पढ़ा हुआ होगा तो काम हो जाएगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी काम हो जाएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर डिपेंड करता है पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशन, ठीक। तो यहाँ पे हमने समझा क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, अगर हाँ, लेकिन अगर पढ़ा लिखा है तो वो बिजनेस को और अच्छा चला सकता है एक इलिटरेट पर्सन के कंपैरिजन में, ठीक। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो बताया गया वो ये है कि कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि क्वालिफिकेशन की नीड है, साथ साथ ट्रेनिंग की भी नीड होती है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में बताया गया कि जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो डिसाइड करता है यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन, जैसी पोस्ट वैसी क्वालिफिकेशन, ठीक। आगे अगला यहाँ पे जो टॉपिक बच्चों बताया जा रहा है, अगला टॉपिक यहाँ पर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। भाई बिजनेस शुरू करते हो आप तो कैपिटल तो लगानी पड़ेगी। अब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो क्या प्रोफेशन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, तो बिजनेस में साफ साफ बता रहा है कैपिटल नीड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड कैपेसिटी, कि आपके बिजनेस का साइज कैसा है उस पर डिपेंड करता है कैपिटल। अगर स्मॉल साइज का बिजनेस है तो कैपिटल कम लगेगी, लार्ज साइज का बिजनेस है तो वहां पर आपका क्या लगेगा, कैपिटल ज्यादा लगेगी। यानी कि कैपिटल रिक्वायर्ड होती है बिजनेस शुरू करते समय। वहीं पर बता रहा है कि भाई प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल फॉर एस्टेब्लिश्ड, कि भाई लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड होती है, बहुत ज्यादा कैपिटल की नीड नहीं होती। जैसे मान लो आप वकील बन गए, तो वकील बनने के बाद अब आपको एक मान लो चेम्बर ओपन करना है, ठीक है, क्या करना है, एक चेम्बर ओपन करना है, यानी कि ऑफिस, ठीक है, आपको एक ऑफिस क्रिएट करना है अपना। तो एक ऑफिस आपका तो एक कमरे में भी खुल जाएगा। क्या बहुत ज्यादा आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, कैपिटल लगाना पड़ा, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ज्यादा नहीं लगाना पड़ा पैसा। यही यहाँ पर बताया गया है कि प्रोफेशन में जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड नेचर की लगती है, ठीक है। यहां पर कैपिटल की जो नीड होती है बिजनेस में, वो डिपेंड करती है आपके बिजनेस के नेचर पर, बिजनेस की साइज पर। अगर बिजनेस बड़ा है तो आपका कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, अगर बिजनेस छोटा है तो वहां पर आपका पर्टिकुलर जो कैपिटल होगा वो भी कम लगेगा, ठीक। अब एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड, किसी तरह की कोई कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई आपको उसने हायर किया, जाके काम करना शुरू कर दो, बल्कि आपको अपने काम के बदले में पैसा ही मिलेगा रिटर्न में, कोई कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं, ठीक। ये बातें यहाँ पर बताई गई। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों रिवॉर्ड एंड रिटर्न, ठीक है। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हो तो इन रिटर्न आपको क्या मिलता है, अगर आप प्रोफेशन को फॉलो करते हो तो इन रिटर्न क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो आप तो इन रिटर्न क्या मिलता है। तो सबसे चीज अच्छी आपको पता ही है भाई, अगर आप बिजनेस करते हो तो सबसे
ज्यादा हमारी डिमांड होती है भाई हम प्रॉफिट कमाएं। ठीक, तो बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है। अगर आप किसी तरह का प्रोफेशन कर रहे हो तो आप क्या पे करते हो, आप क्या लेते हो, प्रोफेशनल फीस लेते हो। ठीक है, डॉक्टर को आप क्या प्रोवाइड करते हो, फी देते हो। ठीक है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे क्या लेता है, कंसल्टेंसी फीस लेता है। ठीक है, वकील के पास जाते हो तो आपसे क्या लेता है, कंसल्टेंसी फीस लेता है। तो जो प्रोफेशनल होता है वो आपसे क्या लेता है, फीस। तो यहाँ पर बिजनेसमैन रिवॉर्ड के तौर पर प्रॉफिट अर्न करता है। आपका जो पर्टिकुलर कौन होता है, आपका पर्टिकुलर जो प्रोफेशनल होता है वो प्रोफेशनल फीस लेता है। और अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो तो वहां पर आपको आपके काम के बदले में सैलरी मिलती है या तो वेजेस मिलता है इन रिटर्न। ठीक, अब यहाँ पे रिस्क की बात की जाए, रिस्क की अगर आप बात करोगे तो बिजनेस है, तो बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट फीचर कह लो या नेचर कह लो, वो क्या होता है, रिस्क। कि आपके हर बिजनेस में रिस्क एसोसिएट होता है। रिस्क क्या रहता है, हमेशा चिपका रहता है, एक सिक्के के दो पहलू के तौर पर, बिजनेस यानी रिस्क। ठीक, तो बिजनेस में हमेशा क्या रहता है, रिस्क रहता है, यानी हाई रिस्क रहता है बिजनेस में। प्रोफेशन की बात करें तो नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, लो रिस्क, सॉरी लो रिस्क है, कम रिस्क होता है थोड़ा सा। अब अच्छा यहाँ पर कैसा रिस्क, अगर आपने मान लीजिए आप डॉक्टर हो, आप अच्छा इलाज नहीं कर पाए। ठीक है, अब आप अच्छा इलाज नहीं कर पाए तो आपका जो नाम वो खराब हो जाएगा, तो हो सकता है लोग आपके पास ना आए इलाज कराने के लिए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर रिस्क की जो अमाउंट है वो थोड़ी सी क्या है, कम है, लो है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में बात की जाए तो नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, भले वो बिजनेस घाटे में जा रहा हो, लेकिन आपको पैसा तो पूरा मिलेगा ना, सैलरी आपको पूरी मिल रही होगी ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि बिजनेस जो होता है, बिजनेस में हाई रिस्क होता है, प्रोफेशन में लो रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके का कोई रिस्क होता ही नहीं है। वहीं पर कोड ऑफ कंडक्ट अगला आता है, अगला बेसिस। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब इस तरीके से समझ सकते हो, नियम। ठीक है, रूल्स। तो बिजनेस में किसी तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, नो कोड ऑफ कंडक्ट। आप बिजनेस किसी भी तरीके से कर सकते हो। सामने वाला कोई सामान 10 रुपए में बेच रहा है, आप 9 रुपए में बेच दो। सामने वाला 8 रुपए में बेचने लगा, तुम 7 रुपए में बेच दो। ठीक है, जब तक आपका लॉस ना हो तब तक। ठीक है, घाटे में नहीं बेचना है। लेकिन क्या है, अगर वो कम में बेच रहा है और मार्जिन आपकी निकल रही है थोड़ी बहुत प्रॉफिट, तो बेच दो। नो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया जाता है। बस बिजनेस करना है, मुझे अपना सामान बेचना है, प्रॉफिट कमाना है। अब उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। ठीक है, वो आपका क्या है, वही कोड ऑफ कंडक्ट, नियम कानून। तो भाई बिजनेस करने में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। एज अ प्रोफेशन आपके पास क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक डॉक्टर का, एक वकील का अपना एक क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, नियम कानून होता है। आपने देखा होगा कि जो वकील होते हैं वो जब भी हियरिंग के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो काला कोट पहन के जाते हैं। ठीक है, सड़ी गर्मी भी पड़ रही होगी तो भी वो काला कोट पहनेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट नियम है कि भाई जब आप हियरिंग वगैरह के लिए जाओगे तो आपको ब्लैक कोट पहन के जाना है। प्रॉपर यहाँ पर आपने देखा होगा एक टाई बांधे होते हैं, वो व्हाइट कलर की कुछ इस तरीके से क्रॉस में होती है, वो बांधना होता है। ये नियम कानून। तो एज अ प्रोफेशन आपको बहुत सारे नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ता है, कुछ बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है जिस भी प्रोफेशन में आप हो। ठीक, यहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी अलाउड। कि भाई जो आपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में आपका कोड ऑफ कंडक्ट लिखा होता है। वो आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। अगर एम्प्लॉयर ने कह दिया कि आपको सफेद शर्ट पहन के आनी है, ब्लैक पैंट पहन के आनी है, बकायदा टाई लगानी है, काला जूता होना चाहिए, तो आपको उसी रूप में जाना पड़ेगा जॉब में। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड कर दिया है उसने। ठीक है, उसने बोल दिया चप्पल पहन के आना तो चप्पल पहन के आना है, उसने बोल दिया टी शर्ट पहन के आना तो टी शर्ट पहन के आना। ठीक, तो वो एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब नियम, बिजनेस में नहीं होता, प्रोफेशन में फॉलो करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ जो कंडक्ट होता है वो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो डिसाइड करता है। ठीक है, अब एक लास्ट बच्चों जो आता है वो आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो बिजनेस क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो ट्रांसफर पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज। जैसे मान लो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं,
अब मैं अपने बिजनेस को अपने सक्सीजर को क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ ना, यानी मेरे बाद मेरा बच्चा बिजनेस फॉलो करेगा, ठीक है, मेरे बिजनेस को चलाएगा, ठीक है। तो बिजनेस क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर है, ठीक है, ट्रांसफर पॉसिबल, यहाँ पे ट्रांसफर पॉसिबल होता है। वहीं पर प्रोफेशन की बात की जाए तो नॉट पॉसिबल, प्रोफेशन में क्या होता है, नॉट पॉसिबल। अब मैं टीचर हूँ, जरूरी नहीं कि मेरा सक्सीजर जो हो वो भी टीचर, मैं अपनी टीचिंग स्किल को क्या अपने सक्सीजर को ट्रांसफर कर सकता हूं, नहीं। अगर कोई डॉक्टर है तो क्या, अगर वो डॉक्टर था तो क्या उसके बच्चे से कोई इलाज कराने लग जाएगा बिना उसके डॉक्टर बने, नहीं। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, प्रोफेशन में ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता है। वहीं पर एम्प्लॉयमेंट में भी नॉट पॉसिबल, ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपकी जगह पे आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल जाएगी, ठीक। तो ये चीजें होती हैं आपकी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर बिजनेस में इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है, प्रोफेसर में नहीं हो सकता है, और एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं हो सकता है। तो ये था बच्चों वो एक्टिविटीज जिनको परफॉर्म करके लोग अर्निंग करते हैं, और उनके बीच का ये डिफरेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक। आइए एक नई बात कर लेते हैं, और वो नई बात ये है मीनिंग ऑफ बिजनेस। क्या है, मीनिंग ऑफ बिजनेस। सर हम लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं, बिजनेस की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो बिजनेस की मीनिंग क्या होती है, देख लीजिए, द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। क्या होता है कि जो बिजनेस टर्म है वो, ठीक है, जो बिजनेस है वो वर्ड बिजी से क्या किया गया, डिराइव्ड किया गया है, यानी कि बिजी से बना है बिजनेस। अच्छा ये बिजी का मतलब क्या है सर, बिजी का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, तो पहले इसको समझ लेते हैं। मान लो एक, हम मोटी बात मान लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, क्या है, कोई एक बच्चा है, वो दिन भर क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, यानी मोबाइल चलाने में बिजी है। वो क्या कर रहा है, दिन भर मोबाइल चलाने में बिजी है। एक बच्चा है वो दिन भर रील स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम पे लगातार मोबाइल चला रहा है और मोबाइल में ही दिन भर बिजी है। तो क्या ये बिजनेस कर रहा है, क्या ये बिजनेस कहलाएगा? भाई यहाँ पे तो ये लिखा है कि बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, यानी कि बिजी होना। बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, किसी काम को करने में बिजी होना। तो भाई ये किसी काम को करने में बिजी तो है ये लड़का, ठीक है, क्या चला कर रहा है, मोबाइल चलाने में बिजी है। क्या मोबाइल चलाने में जो बच्चा बिजी है ये बिजनेस कर रहा है? तो इसका जवाब होगा सर नहीं, ये बिजनेस नहीं कर रहा है। बिजी होने का मतलब ये नहीं कि किसी भी ऊटपटांग काम में आप बिजी रहो तो बिजनेस कहलाएगा, ठीक। बिजनेस कब कहलाएगा, जब आप किसी काम को करने में बिजी हो रेगुलर बेसिस पर, इस पर रेगुलर बेसिस पर, ये यहां पर आपके लिए मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है कि बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in activities related to purchase, production or sale of goods and services with a view of earning profit। कि कोई इंसान रेगुलर बेसिस पे क्या करे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करे जैसे प्रोडक्शन करना, परचेज करना, सेल करना गुड्स को और सर्विसेज को, और इन रिटर्न क्या प्रॉफिट कमाना या अर्निंग करना किसी भी तरह की चीजों को, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगा। कि जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति था, ठीक है, मान लेते हैं हम कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे जाता है कहीं पर, मान लेते हैं हम गोवा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, गोवा जा रहा है, और गोवा से वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहा है अपने एरिया में बेचने के लिए जो आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है या नहीं मिलते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें लेकर के आ रहा है। अब वो लेकर के आया और उसने यहाँ पर क्या की, सेल की। अभी उसने ये काम क्या किया है, एक बार किया है, क्या किया है, एक बार किया है। अगर ये यही काम रेगुलर बेसिस पे करने लगे कि वो गोवा से सामान लाए, उसको सेल करे, जब खत्म हो जाए फिर गोवा जाए, फिर सामान लाए और फिर उसको सेल करे, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन क्या है, बिजी है रेगुलर बेसिस पर किसी काम को करने में, यानी ये क्या कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है बिजनेस। ये क्या कर रहा है, बिजनेस। अच्छा इस तरीके समझो, आपने क्या किया, मैंने यहाँ पे बताया सेल या परचेज होना चाहिए। अच्छा जैसे मान लो दिवाली की सफाई हुई, क्या हुई, दिवाली की सफाई हुई। दिवाली की सफाई में आप जानते हो बहुत सारे कबाड़ निकलते हैं हमारे घरों से, ठीक है। अब उस कबाड़ को ले जाकर के आपने कबाड़ी को बेच दिया, कबाड़ी को बेच दिया, तो क्या आप बिजनेसमैन हो गए? क्योंकि यहाँ पे चीज लिखा है ना
कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भाई आपने भी तो बेचा, इसके अकॉर्डिंग तो आपने पर्टिकुलर टाइप के गुड्स को क्या किया है, सेल किया है, बेचा, वो कबाड़ को बेचा है, तो आप बिजनेसमैन हो गए क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए सर नहीं, हम बिजनेसमैन नहीं हुए, क्योंकि हमने वो कबाड़ बेचने का काम केवल एक दिन किया है। क्या किया है? एक दिन किया है, उस काम को हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो इस बात को दिमाग में बिल्कुल से बसा लो कि बिजनेस का मतलब पहली चीज तो होता है बीइंग बिजी, लेकिन बिजी का मतलब ये नहीं किसी भी ऊट पटांग काम को करने में आप बिजी रहो। बिजी का मतलब है कि किसी भी काम को जब आप रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हो, करने में बिजी हो, या जैसे प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, परचेज हो गया किसी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का, और उसके बदले में आप अर्न कर रहे हो क्या, प्रॉफिट, तो ही हम कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो बच्चों, बिजनेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? बिजनेस कर रहे हो। आपने देखा होगा अपने आसपास मोमोज वाला रोज मोमोज बेचता है, ऐसा नहीं कि एक दिन बेचता दूसरे दिन नहीं बेचता, वो रेगुलर बेसिस पे मोमोज बेचने का काम कर रहा है, रेगुलर बेसिस उस काम में बिजी है, इसीलिए वो क्या है, बिजनेस। वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। आपके आसपास मोहल्ले में कोई सब्जी लगाने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, ठीक है, वेजिटेबल वेंडर है, वो क्या कर रहा है, रेगुलर बेसिस पर ठेले पे अपने सब्जी लगा करके रोज बेचने निकलता है, वो बिजनेस कर रहा है। ठीक, तो बिजनेस मतलब बीइंग बिजी, यानी कि आपका बिजी होना, लेकिन रेगुलर बेसिस पर किसी तरह के गुड्स को परचेज करने में या सेल करने में। ठीक है, अगर गुड्स शब्द आ रहा है तो इसका मतलब ये भी समझ लीजिए वहां पे सर्विस भी इन्वॉल्व होती है, सर्विसेज की भी बात हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब यहां पर आता है बच्चों अगला टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इन कंसीडर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। सीधी सी बात है भाई, बिजनेस क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं यहाँ पर कोई वेलफेयर मोटिव से काम करने थोड़ी आया हूं, मैं किसी के यहाँ काम करने अगर जा रहा हूं तो मैं वेलफेयर मोटिव से नहीं जा रहा हूं, मुझे उस काम के बदले में क्या मिल रहा है? पैसा मिलेगा, उस काम के बदले मुझे अर्निंग होगी, इसीलिए मैं जा रहा हूं। तो आपका जो बिजनेस होता है बच्चों, वो कैसी एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक, अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, तो ये वेलफेयर मोटिव से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे क्या मिलेगा? इन रिटर्न फीस मिलेगी। ठीक, तो इसीलिए समझ लीजिए जो बिजनेस होता है वो क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग मनी। हम यहाँ पे कोई लव और अफेक्शन की वजह से कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो भैया रुपया सबसे बड़ा है, और उसी रुपये के लिए हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो बिजनेस जो कर रहे हैं हम लोग, अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग मनी। ठीक है, इसीलिए आपका बिजनेस क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है सर, दूसरी चीज जो लिखा है बच्चों, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई आपका बिजनेस के अंदर किसी भी तरह के गुड्स का प्रोडक्शन या उसका प्रोक्योरमेंट होना जरूरी है। अब ये सर प्रोडक्शन तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रोक्योरमेंट का मतलब नहीं समझ में आया। प्रोक्योरमेंट का मतलब पहले आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो बिस्किट बनाने वाली कोई कंपनी है। क्या है? बिस्किट बनाने वाली कोई कंपनी है, वो बिस्किट बना भी रही है और क्या कर रही है? सेल भी कर रही है। तो इसका मतलब हो गया वो प्रोडक्शन कर रही है और सेल भी कर रही है। ठीक, लेकिन अगर मान लो कोई, मान लेते हैं आलोक सर है हमारे, ठीक है, आलोक सर को पता चला कि ये जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है ये क्या कर रही है, इसका बिस्किट काफी ज्यादा फेमस है अपने एरिया में, तो इन्होंने क्या किया? उस बिस्किट कंपनी के पास गए, बिस्किट खरीदा और खरीद करके ला करके अपने एरिया में उसको क्या करना शुरू कर दिया? सेल करना शुरू कर दिया। तो आलोक सर ने क्या बिस्किट पहले बनाया था? नहीं, वो सीधा कंपनी से जाकर के बिस्किट खरीदा उन्होंने, बना बनाया, और जाकर के मार्केट में क्या करना शुरू कर दिया? बेचना शुरू कर दिया। तो जब आप क्या करते हो? कहीं से सामान खरीद करके लाते हो और खरीद करके लाने के बाद उसे सेल कर देते हो, उसे बेच देते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है बच्चों? प्रोक्योरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रोक्योरमेंट कहलाता है। ठीक, तो यही बात है। तो बिजनेस में आपका क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन जरूरी है, और प्रोडक्शन के साथ साथ क्या जरूरी है? प्रोक्योरमेंट भी जरूरी है। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस इंक्लूड्स
ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। भाई बिजनेस तभी होगा जब आप किसी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे या उसका प्रोक्योरमेंट करोगे, ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। जैसे सर्विस इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, जैसे ये तरह की आपके क्या हो गए, इंश्योरेंस ये सब आपके क्या है, सर्विसेज हो गए। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड आइटम्स, यानी कंज्यूम करने वाले जो भी आपके आइटम्स हो गए, जैसे मैंने बिस्किट की बात की तो कंज्यूमेबल आइटम्स है, ठीक, तो इनका या तो प्रोडक्शन या तो प्रोक्योरमेंट, ये दोनों में से कोई चीज होनी चाहिए, तभी आपका क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, तभी प्रोक्योरमेंट होगा। अगला आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा मान लो बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, बिस्किट बना के रख लिया अपने वेयर हाउस में, वेयर हाउस मतलब गोदाम में। बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, बिस्किट बना करके अपने वेयर हाउस में रख लिया, क्या बिजनेस है, नहीं, बना करके मैं रखता जा रहा हूं, कोई बिजनेस में नहीं आएगा। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर उसको आने के लिए क्या करना होगा, जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है उसे सेल करना भी जरूरी है, उसको फोल्ड करके अपने घर में नहीं रखना होता है, ठीक, तो यही है कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जरूरी है, सेल और एक्सचेंज होना जरूरी है, किसका, आपके गुड्स एंड सर्विसेज का, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। यही यहाँ पे लिखा है, देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। ठीक, आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाते हैं। अगली है हमारी डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस। ये चीज कि भाई जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको लेकर के रेगुलर बेसिस पे आपकी डीलिंग होनी चाहिए, यानी कि आप रेगुलर बेसिस पे उस काम को करिए, एक बार नहीं, ठीक है, एक बार नहीं होना चाहिए। तो देयर शुड बी रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आया, आप लोगों ने OLX का नाम सुना होगा, ठीक है। OLX क्या था, एक बच्चों एक एप्लीकेशन है जहां पर आप अपनी पुरानी चीजों को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जिसका आपका इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। बड़ा एडवर्टीजमेंट चलता था पहले, OLX पर बेच डाल, उसी OLX की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आपने OLX पे मान लीजिए अपना पुराना मोबाइल बेच दिया, आपने मान लीजिए OLX पर अपना मोबाइल बेच दिया, आप बिजनेसमैन कहलाओगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर हम रेगुलर बेसिस पे थोड़ी बेच रहे हैं, हमें लगा कि हमारा मोबाइल अब पुराना हो गया है, मुझे इसकी नीड नहीं है, किसी ऐसे जरूरतमंद जिसको इससे काम चल जाए उसको मैंने बेच दिया OLX पे डाल करके। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि अगर सिंगल टाइम आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो सेल या परचेज का, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। उस काम को करने में आपको रेगुलरिटी लानी है, रेगुलर बेसिस पे सेल एंड परचेज करना है आपको, तभी वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। जैसे कोई मोबाइल बेचने वाला है, मोबाइल कंपनी वाला है, एक मोबाइल की दुकान वाला है, तो रोज मोबाइल बेच रहा है, ऐसा नहीं कि आज मोबाइल बेच रहा है 25,000 मोबाइल बेच दिए अब 4 दिन दुकान बंद, नहीं, वो रोज जब मोबाइल बेचेगा तभी वो क्या कहलाएगा, आपका बिजनेस कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। फिर प्रॉफिट अर्निंग, भाई बिजनेस का मेन मोटिव तो आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। So the main purpose of business is to earn profit. ठीक, a business cannot survive without making profit. भाई बिना प्रॉफिट के बिजनेस में आप सरवाइव नहीं कर सकते। देखो कोई भी बिजनेस लगातार जब चलता है तो प्रॉफिट के बल पे ही चलता है, अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो 4 दिन बाद बिजनेस उसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका प्रॉफिट। फिर क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब एक चीज और यहाँ पर होता है कि भाई बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो कि मैं ये बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं तो ये चले ही चले, ठीक है। लोगों के दिमाग में होता है मैंने ये बिजनेस शुरू किया तो लगातार वो बिजनेस हमारा क्या होने लगेगा, चलने ही लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं। तो अनसर्टेनिटी होता है रिटर्न में कि आपने जो बिजनेस शुरू किया है वहां पर जो रिटर्न आएगा वो जो आपने सोचा है वही आएगा, ठीक है। तो एवरी बिजनेस इन्वेस्टमेंट मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि भाई हर बिजनेस में पैसा लोग इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम क्या कमा लेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट कमाना,
but the amount of profit earned may vary. Also there is always a possibility of losses. कह रहा कि जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो जितना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बल्कि आपको प्रॉफिट कम भी हो सकता है और यहाँ तक कि लॉस भी हो सकता है, ठीक है, यहां तक कि लॉस भी हो सकता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये चीज आपकी होती है कि भाई जैसे मान लो हमने बिजनेस शुरू किया, कोई जैसे माघ मेला लगा हुआ है, माघ मेले में हमने दुकान लगा दी। अब माघ मेले में जब हमने क्या लगा दी, दुकान लगा दी, हमने सोचा था यार बहुत पैसा कमा लेंगे, लाख 2 लाख कमा लेंगे। हुआ क्या, उतने कस्टमर आपसे टकराए ही नहीं। तो आपने सोचा था 50 लाख कमा लेंगे, कमाए क्या, 1 लाख रुपए आप कमाए। तो यही चीज यहाँ बता रहा है कि बिजनेस में हमेशा रिटर्न की अनसर्टेनिटी होती है। जितना आप सोचते हो उतना जरूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट मिले ही मिले, यहां तक भी हो सकता है कि प्रॉफिट मारो गोली लॉस तक हो सकता है आपको, ठीक। तो ये चीज, और लास्ट हमारा जो आता है बच्चों एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब समझ ही गए, बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है। जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हो जरूरी नहीं वो चले ही, ठीक है, जरूरी नहीं वो चले ही, हो सकता ना चले। तो यही चीज यहाँ लिखा है, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। एंड बिजनेस हैज नॉट कंट्रोल ओवर सेवरल फैक्टर लाइक स्ट्राइक्स, फायर, थेफ्ट एंड चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, ठीक है। भाई अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, मान लो आप बना रहे हो जलेबी, अब कंज्यूमर जो था वो अभी तक तो जलेबी खा रहा था, लेकिन अब उसका टेस्ट बदल गया, अब उसको पान बर्फी पसंद आ रही है, ठीक है। तो अब आप कहो जलेबी चलेगी, नहीं चलेगी, खत्म कहानी। बिजनेस में रिस्क रहता है, ये वाली कहानी बता रहा है कि भाई जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस हमेशा चलता ही रहे, समस्याएं रहती है। चोरी हो गई आपकी दुकान पे, लंका लग गई, ठीक। तो ये आपके कुछ बच्चों क्या थे, एलिमेंट्स थे, ठीक है, रिस्क, सॉरी ये आपका क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके बिजनेस के। इसके बाद आता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप बच्चों यहां तक जो मैंने आपको चीजें समझाई पढ़ाई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। जितने भी क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे सामने इमेज में दिख रहे होंगे, एक एक करके हम इन सारे क्लासिफिकेशंस को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।